हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद होगा कि सब बेहतर होंगे। सॉरी, थोड़ा सा इसमें लेट हो गया। गाइस, हम लोग रिवर का पोर्शन कंप्लीट कर रहे थे। उस दिन लंबा सेशन भी था, आज भी शायद उसी के इर्द गिर्द होगा रजिस्ट्रेशन हमारा। और आज हम लोग रिवर वाले पोर्शन को पूरा समाप्त कर देंगे। जो एशिया की जो मुख्य रिवर्स हैं, उन रिवर का पूरा काम समाप्त हो जाएगा। गाइस, अभी वीपीएससी का रिजल्ट आया हुआ है जिसमें बहुत लोगों का नहीं हो पाया है। ठीक है, मैंने नहीं दिया था बीपीएससी, ऐसा मत सोचिएगा। मैं बिहार के एग्जाम्स नहीं देता हूँ कोई भी, तो बीपीएससी में बहुत लोगों का नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप इस चीज़ों को लेकर, बैच में भी बहुत लोग हैं तो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बिल्कुल भी निराश मत होइए। और जब आप असफल होते हैं तो असफलता में आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और जब अगर आप उन चीज़ों को सीख कर फिर से अगर आप सफल होने के लिए कोशिश करते हैं तो शायद आप पहले वाले से बेहतर और बड़ा मुकाम क्या करते हैं, पाते हैं। तो प्लीज गाइस, निराश मत होइएगा। अगर जिसका भी बीपीएससी में नहीं हुआ हो, 64वां बीपीएससी जो हुआ था, उसके लिए कोई निराश मत होइएगा। बहुत आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और मेरा फुल सपोर्ट है आप लोगों के साथ। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आप लोग लगातार बने रहिएगा हमारे साथ और इंटरेस्ट लेकर आइए अपनी लाइफ में, क्योंकि आने वाला समय शायद और भी ज्यादा भयावह होने वाला है, डरावना होने वाला है, भयानक होने वाला है। शायद वही लोग इस आने वाले समय में वही लोग जिंदा रह पाएंगे, वही लोग अपने परिवार का पेट भर पाएंगे, वही लोग इस एनवायरनमेंट में सांस ले पाएंगे जिनके पास नौकरी होगी। अन्यथा वो लोग बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाएंगे जो नौकरी नहीं कर रहे हो या जो प्राइवेट सेक्टर में हो। बिल्कुल भी आप नहीं अच्छे से अपनी लाइफ को सर्वाइव करा सकते हो, क्योंकि लाइफ बहुत टफ होने वाला है। ठीक है, तो बस इतना ही कहूंगा कि जितना दम लगाकर पढ़ना है पढ़ लो। एग्जाम चाहे जब हो, एग्जाम चाहे जो कह दे कि कल होने वाला है, परसों होने वाला है, उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लो। एग्जाम चाहे जब हो, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखना और जब मौका मिले तब छक्का मार के विनर बन जाना। ठीक है, चलो। उस दिन जहां तक मुझे याद है कि हम लोगों ने यामसी सिकियांग नदी हम लोग पढ़ रहे थे, और सिकियांग नदी जैसे हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की थी, लाइट चली गई थी उस समय ना, लाइट कट गई थी। और आज हम लोग उसी के आगे रिवर को कंटिन्यू करेंगे, उसी के आगे हम रिवर पढ़ेंगे। सिकियांग नदी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, चलिए, वही मैंने सिकियांग नदी बताया था जिसके किनारे मकाऊ पर्ल नदी के किनारे स्थित थी। हांगकांग जो है इस सिकियांग नदी के किनारे थी। अब अगला जो रिवर हम लोग गाइस पढ़ने वाले हैं उसे रेड या होंग रिवर कहा जाता है। रेड या होंग रिवर कहा जाता है। याद रखिएगा, इस रेड का नाम कई बार यूज हो चुका है। इस रेड का नाम जो है कई बार एग्जाम में यूज हो चुका है। आपने जब हमसे पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका, जब मैं आपको पढ़ाया था, तो गाइस नॉर्थ अमेरिका में भी, मेरी बात ध्यान समझिएगा, जब मैं आपको नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था तो वहां भी मैंने मिसिसिपी नदी की सहायक नदी को रेड रिवर बताया था। पहला पॉइंट क्लियर करिएगा। दूसरा, जब मैं आपको यामसी रिवर पढ़ा रहा था आपको इस लेक्चर में, तब भी मैंने बताया था कि इसको रेड रिवर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, और एक पार्टिकुलर अलग से चाइना में बहती है रेड रिवर, होंग रिवर के नाम से इसको जाना जाता है। अगर हम इसके चीजों को थोड़ा सा देखना शुरू करें बहुत सिंपल से वे में, तो इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है कि कभी भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आया हुआ है कि सर इसका ओरिजिन पहले क्लियर कराओ कि सर इसका ओरिजिन कहां से मिलता है। तो गाइस, ये रिवर इन्हीं क्षेत्रों से निकलती है। मैं बता दूं, ये रिवर इन्हीं क्षेत्रों से निकलती है, कुछ इस तरीके से करके, ऐसे करके निकलती है और यहां से होते हुए ये भी जाकर इस क्षेत्र में गिर जाती है। यहाँ पर ये नदी मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। ठीक है, सेकंड वाली रिवर है, याद रखिएगा। तो ये रिवर भी जो निकलती है ये यूनान प्लेट्यू से निकलती है। कहां से निकलती है गाइस? यूनान प्लेट्यू से निकलती है। कहां से? यूनान पठार से। इस नदी का भी क्या होता है, उद्गम होता है यूनान के पठार से। अगर गाइस फ्लो पूछा जाए, FLOW, फ्लो अगर पूछा जाए कि कहां-कहां किन-किन देशों में प्रवाहित होती है, तो बहुत सारी किताबों में एक नाम दिए गए हैं, लेकिन याद रखिएगा 2 देशों में बहती है। ये सबसे पहले चाइना में एंटर करती है और चाइना के बाद कहां जाती है? वियतनाम में जाती है, और वियतनाम के बाद सीधे ये कहां गिर जाती है? साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर में जाकर ये नदी गिर जाती है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये अगर खाड़ी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा खाड़ी होती है। ठीक है, तो अगर इसका माउथ पूछा जाए तो एक खाड़ी है यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे टांकिन की खाड़ी कहा जाता है। टांकिन की
खाड़ी कहा जाता है। ये खाड़ी कहां पर है? तो ये खाड़ी साउथ चाइना सी में ही आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो टांकिन की खाड़ी में जाकर ये नदी क्या करती है? ये नदी गिर जाती है। अब ये टांकिन की खाड़ी किस सागर से बिलोंग करता है? तो गाइस लिख लेना, साउथ चाइना सी से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है गाइस? साउथ चाइना सी से क्या करता है? साउथ चाइना सी से क्या करता है? बिलोंग करता है, उस पर काम करता है। पूरा बात क्लियर हो गया यहाँ तक में? ये सेशन सबको क्लियर हो गया? दर्शन वियतनाम की अगर हम बात करें, वियतनाम की राजधानी क्या होती है? वियतनाम की राजधानी हनोई है, याद रखिएगा, ठीक है। वियतनाम की अगर हम बात करें, सॉरी क्या मैं बोल रहा था, भूल गया। हाँ, वियतनाम की अगर बात करें, वियतनाम का एक शहर है, या फिर जो भी कह रहे हैं, तो हनोई शहर है, हनोई, ठीक है। क्या है? हनोई है, हनोई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हनोई जो है, ठीक है, जो हनोई है, हनोई इसी रिवर के किनारे, इसी रेड रिवर के किनारे क्या है? स्थित है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। ये कई बार पूछा गया है कि हनोई जो शहर है वह किस देश से बिलोंग करता है गाइस? तो वियतनाम से बिलोंग करता है, ठीक है, वियतनाम से बिलोंग करता है। और किस रिवर के किनारे है? तो रेड या होंग रिवर के किनारे स्थित है। इसमें बस इतना ही जानना है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां से एक पॉइंट लिख लेंगे कि ये भी रिवर कर्क रेखा से स्पर्श करती है। फिर ये लिख लेंगे कि यह नदी कर्क रेखा से होकर गुजरती है, कर्क रेखा से होकर गुजरती है, कर्क रेखा से होकर गुजरती है, कर्क रेखा से होकर गुजरती है। बहुत अच्छा पॉइंट है, कर्क रेखा से होकर क्या करती है? गुजरती है। यह पॉइंट्स याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो गाइस इसको जरूर याद रखिएगा कि यह नदी कर्क रेखा से होकर क्या करती है? गुजरती है। तो ये आपका रेड रिवर वाला फंडा हो गया, क्लियर। इसको कॉपी कर लो, बाकी मैं नाम लिखकर यहाँ दिखाता हूँ। इसको थोड़ा सा हटाते हैं ताकि हम एडजस्ट कर पाए। अब तो पता ही है कि साउथ चाइना सी है, मैं लिख देता हूँ ऐसे, साउथ चाइना सी समझ लेना, ठीक है। और इस रिवर का जो नाम लिख देते हैं उसका नाम लिख देते हैं रेड रिवर, ठीक है। ये हो गया रेड रिवर हो गया, याद रखिए। एक कसम बताएं, तो इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि मतलब आदमी इरिटेट हो जा रहा है, समझ रही। कभी कभी तो मन करता है, क्या बताएं आपको, कभी कभी मन करता है सब छोड़ छाड़ दो। इतनी तेज गुस्सा लगती है कि इतना इरिटेशन होता है, कभी लाइट कट जाती है, कभी कुछ, इतना बहुत इरिटेट होकर लगता है सब छोड़ छाड़ दिया जाए, काम खत्म किया जाए, ठीक है। तो हो गया रेड रिवर के बारे में मैंने आपको समझा दिया। इसको कॉपी करिए फटाक से। फिर अब आगे मेकांग नदी को लेकर आते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। मेकांग नदी भी कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ से मेकांग नदी वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। मेकांग नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए, ठीक है, आ जाइए। अगला रिवर जो हम लोग लेने वाले हैं, अगला रिवर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसे मेकांग नदी कहा जाता है, मेकांग नदी कहा जाता है। पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस को जान लेंगे कि क्या है मेकांग नदी के बारे में। मेकांग नदी की सबसे पहली अगर आप विशेषता जानना चाहते हैं तो याद रखिएगा, इस नदी को क्या कहा जाता है? इस नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की क्या है? सबसे लंबी नदी है। एशिया की क्या है? सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ये पॉइंट याद रखिएगा। एक तो क्वेश्चन आपका ये डायरेक्टली पूछ देता है कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेकांग नदी है। कौन सी नदी है भैया? मेकांग नदी जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। वही गाइस अगर इससे एक बात लेकर करें कि अगर इसका ओरिजिन पूछा जाए कि इसका ओरिजिन कहां पर है, पहले ये बताता हूं इसका ओरिजिन कहां पर है। तो अगर ओरिजिन देखा जाए तो आपको सबको पता है कि इसका ओरिजिन जो होता है वो तिब्बत प्लेट्यू से होता है, PLATEAU, तिब्बत पठार यानी तिब्बत प्लेट्यू से होता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इसका फ्लो अगर देखा जाए, इसका फ्लो का मतलब क्या होता है? इसका फ्लो का मतलब होता है प्रवाह। अगर देखा जाए क्या इसका प्रवाह कितने राज्यों में होता है? प्रवाह, तो इसका प्रवाह जो होता है वो 5 देशों में होता है। कितने देशों में होता है? 5 देश से, मतलब 5 देशों में यह नदी क्या करती है? प्रवाहित होती है। और यही सबसे ज्यादा आपके लिए क्या बन जाता है? आज इंपॉर्टेंट बन जाता है, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट बनता है। अब आप कहोगे सर किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है? आप सबको पहले एक छोटा सा कोड में लिखकर बता दूं। ये आप सब जानते हो, ये चाइना है। चाइना के बाद यहाँ TH लिख देता हूँ, ये जानते हो थाईलैंड है।
थाईलैंड के बाद ये क्या है, लाओस है, लाओस के बाद ये क्या है, कंबोडिया है, और कंबोडिया के बाद ये क्या है, तो ये हमारा वियतनाम है। मैं वी लिख देता हूं यहाँ पर, ये क्या है, वियतनाम है। फिर से सुन लो, ये आपका चाइना वाला क्षेत्र हो गया, जहां टीएच लिखा गया है वो क्या है, थाईलैंड है, और जहां ये लिखा गया वो कंबोडिया है, जहां ये है वो लाओस है, और जहां ये लिखा गया वो वियतनाम है। इतनी चीजों को ध्यान में रख लेना। तो ये नदी बहती कहां का, पहले मैप पर दिखा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे यह नदी इस क्षेत्र के, चाइना के क्षेत्र से ऐसे निकलती है, फिर यह नदी लाओस में एंटर करती है, लाओस के बाद फिर थाईलैंड, पहले लाओस, लाओस के बाद फिर थाईलैंड से होते हुए ये नदी फिर कंबोडिया जाती है, कंबोडिया से होते हुए ये नदी कहां जाती है, वियतनाम, वियतनाम से होते हुए ये गिर जाती है साउथ चाइना सी में। यह नदी जाकर क्या होती है दोस्तों, गिर जाती है। याद रखिएगा क्या होती है, जाकर गिर जाती है। यह बात आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है। इस तरीके से जाकर क्या होती है, नदी गिर जाती है। और इस नदी का नाम जो है, इस नदी का नाम क्या कहते हैं, मेकांग रिवर कहते हैं। मेकांग रिवर कहा जाता है, मेकांग नदी कहा जाता है। क्यों गाइस, क्लियर हुआ, ये मेकांग नदी 5 देशों से होकर गुजरती है। एक एक पॉइंट क्लियर कराया गया, अगर इतनी बढ़िया से अगर आप पढ़ लिए ना, गारंटी देता हूं कुछ भूलोगे नहीं। ये हो गया आपका मेकांग रिवर के बारे में। चलिए, तो अब 5 देशों में देखते हैं, सबसे पहला कौन सा आएगा, सबसे पहला चाइना आ जाएगा। चाइना में ये नदी बहती है। चाइना के बाद सबसे पहले कहां जाती है, तो सबसे पहले लाओस जाती है। लाओस के बाद ये नदी कहां जाती है, तो लाओस के बाद ये नदी थाईलैंड जाती है, और कहीं नहीं जाती, थाईलैंड जाती है। थाईलैंड के बाद और नदी कहां जाती है, तो ये कंबोडिया जाती है। कंबोडिया कहां जाती है, कंबोडिया में जाती है। कंबोडिया के बाद कहां जाती है, 2 2 4 एक लास्ट हो जाएगा वियतनाम में। कहां जाती है, वियतनाम जाती है। बात समझ में आ गई, कहां जाती है, वियतनाम जाती है। लेकिन एक प्रश्न याद रखिएगा, यहां से पहले इसको कर दे, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। ठीक, लेकिन गाइस यह जो नदी है, यह लाओस और थाईलैंड के बीच, यह जो रिवर है हमारी, कौन सी रिवर, मेकांग रिवर, देखिए ये यहाँ पर सीमा पर बह रही है। ये थाईलैंड हो गया और लाओस की सीमा पर ये ड्रॉ कर रही है। मैं इसको थोड़ा सा रेड से दिखा देता हूं। देखो ये इतनी दूरी तक सीमा पर नदी बह रही है, तो इन दोनों के बीच क्या करती है, सीमा, प्राकृतिक सीमा बनाती है। यहां लिख लेंगे प्राकृतिक सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। इन दोनों के बीच क्या बनाती है, नदी क्या बनाती है, सीमा बनाती है। याद रखिएगा, लाओस और थाईलैंड के बीच में। यह कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, वहीं अगर कंबोडिया की बात देखी जाए, तो कंबोडिया की जो कैपिटल है वो है नाम पेनह नाम। ठीक है, इसका एक शहर है, याद रखिएगा, कह रहे जिसका नाम होता है नाम पेनह। नाम पेनह जो है वो मेकांग नदी के किनारे ही क्या है, स्थित है। और ये क्या है, ये कैपिटल कहा जाता है। क्या है, ये कैपिटल है। क्या है गाइस, ये कैपिटल है किसका, कंबोडिया का, जो किस नदी के किनारे स्थित है, मेकांग नदी के किनारे स्थित है। कभी भी पूछा जाए कि नाम पेनह जो है, नाम पेनह जो है राजधानी या शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो मेकांग नदी के किनारे स्थित है। किस देश से बिलोंग करता है, तो कंबोडिया से क्या करता है गाइस, कंबोडिया से बिलोंग करता है। ये बात याद रखिएगा। वहीं अगर वियतनाम की बात की जाए, तो वियतनाम का एक शहर है जिसका नाम हो चिन पिन, हो चिन पिन नाम है। क्या नाम है भैया, हो चिन पिन। भैया नाम क्या है, हो चिन पिन। हो चिन पिन जो है ये भी एक शहर है, जो आपके एग्जाम्स में कई बार क्या किया जाएगा, ये एक शहर है। क्या है, ये एक सिटी है। क्या है, ये एक क्या है, सिटी है, जो किस नदी के किनारे स्थित है भैया, तो मेकांग नदी के किनारे ही क्या है, स्थित है। याद रखिएगा, इसकी इसी नदी के किनारे स्थित है, मेकांग रिवर के किनारे स्थित है। बात समझ में आ गया। 2 चीजें समझना है, 5 देशों से जाती हैं, 2 देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, और 2 शहर इस नदी के किनारे क्या है, स्थित हैं। ये बात याद रखिएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर इन चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा, आराम से पढ़ना है, बहुत रिलैक्स होकर पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है। ठीक है, अब देखो जो मेकांग रिवर है, मेकांग रिवर की बात करें, तो मेकांग रिवर का माउथ अगर हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसके माउथ की बात करें, सबसे पहली बात MOUTH, अगर हम इसके माउथ की बात करें, तो इसका माउथ कहाँ होता है, तो इसका जो माउथ होता है वो कहाँ होता है, सबको पता है, सिंपल सी बात है। इसका माउथ हो जाएगा साउथ चाइना सी में हो जाएगा। तो इसका जो माउथ हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ चाइना सी। तो लिख लेंगे साउथ चाइना सी, साउथ चाइना
सी हो जाएगा। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। साउथ चाइना सी नदी क्या करती है, जाकर अपना मुहाना बनाती है। लेकिन एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, इसका जो माउथ है वो उसका जो डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टाई जो क्षेत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत बढ़िया बात है। इसका जो डेल्टाई क्षेत्र है गाइस, वो डेल्टाई क्षेत्र क्या है, चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो डेल्टाई क्षेत्र है वो क्या है, चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चावल उत्पादन के लिए, चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चावल उत्पादन के लिए क्या गाइस, ये प्रसिद्ध कहा जाता है कि ये नदी क्या है, प्रसिद्ध है चावल उत्पादन के लिए। ठीक है, इसीलिए इस नदी को क्या कहा जाता है, इसीलिए इस नदी को कुछ दर्जा दिया गया है। पहली बात तो इसे दक्षिण पूर्व का, इसे जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। इसके डेल्टाई क्षेत्र को, दो बातें ध्यान में रखिएगा, इसके डेल्टाई क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। पूछा जाए कि एशिया की वो कौन सी नदी है जिसके डेल्टाई क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो वो मेकांग नदी का है। ठीक है, पूछा जाए कि वह एशिया की वह कौन सी नदी है या चीन की वह कौन सी नदी है जिसे चावल का कटोरा, उसका डेल्टाई क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो मेकांग नदी। तो इसके डेल्टाई क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चावल का कटोरा कहा जाता है। पहली बात तो चावल का कटोरा, कटोरा कहा जाता है, पहली बात। वहीं अगर दूसरी बात करें तो इसे क्या, इसे दो महत्वपूर्ण बातों से बुलाया जाता है। सबसे पहला क्या, तो इसे कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है। पहली बात, दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है। तो यहां लिखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया की क्या हो जाएगा, गंगा के नाम से जाना जाता है। वहीं इस नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की क्या कहा जाता है, डेन्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेन्यूब नदी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो तीन बातें आपके दिमाग में, पहली बात तो ये याद रख लीजिएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया की क्या है, सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। उसके बाद इसे एशिया का क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है, और इसे दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब नदी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इस मेकांग रिवर को याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप लोकेशन देखना चाहते हो गाइस तो मैं बता दूं कि यहाँ पर आपका, यहाँ पे इसकी राजधानी आती है। क्या नाम लिखा था मैंने, नाम पे ना, यही था ना भैया, नाम। मैं एन लिख देता हूँ, समझ जाइएगा, यहाँ पर एन हो जाएगा। और यहीं पर एक शहर है जिसका नाम क्या था, हो चिन पिंग, मैंने बताया था, जिसका नाम होता है हो चिन पिंग। हो चिन पिंग जो है इसका शहर यहीं पर स्थित है। डाउट एकदम, बहुत पसीना हो रहा है। चलिए, ये क्लियर हो गया, याद रखिएगा। तो हो चिन पिंग हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, इतने सारे सेगमेंट को कॉपी पर लिखो, आसानी से पढ़ो, काम खत्म करो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो भैया, इसको खत्म कराया जाए आज। सच में बड़ा लंबा चला गया बहुत, इसमें हम लोग एक लंबा टाइम ले लिए हैं इस रिवर में हम लोग को, जो कि नहीं लेना चाहिए था। खैर चलो कोई बात नहीं है, इसको सेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा, परेशान मत हो, कराना ही है, कराना है सब तो फिर कराएंगे। चलो ठीक है, यहाँ हो गया ना। चलो अब देखो, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग को जानना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो इन रिवर का कोई मतलब है नहीं, बस वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए इन रिवरों को बहुत ध्यान से देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा गाइस। चलिए, सबसे पहला एक रिवर को हम देखते हैं जो ये थाईलैंड में बहता है। ये थाईलैंड है और यहीं से वो रिवर निकलती है और जाके इस तरीके से यहाँ पर गिर जाती है। इसे कहते हैं चाओ फ्राई रिवर। चाओ फ्राई क्या बोलते हैं, चाओ फ्राई रिवर बोला जाता है, PHRYA, चाओ फ्राई रिवर कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, चाओ, CHA, चाओ फ्राई, PHRYA, चाओ फ्राई रिवर कहा जाता है। क्या है, चाओ फ्राई रिवर कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। क्या है, चाओ फ्राई रिवर कहा जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, चाओ फ्राई रिवर कहा जाता है। अब चाओ फ्राई रिवर के बारे में बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये थाईलैंड की एक मुख्य नदी के रूप में जानी जाती है। थाईलैंड की क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिवर के रूप में जानी जाती है। ठीक है, थाईलैंड की एक महत्वपूर्ण नदी है। सबसे पहली बात, इसका अगर आप फ्लो देखेंगे लिख लीजिएगा, थाईलैंड की महत्वपूर्ण नदी नहीं लिख लीजिएगा, थाईलैंड की महत्वपूर्ण नदी के रूप में जानी जाती है, महत्वपूर्ण नदी होती है। ठीक है, थाईलैंड की क्या होती है गाइस, महत्वपूर्ण नदी है। ये एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, क्या है, थाईलैंड की महत्वपूर्ण नदी है। दूसरी बात अगर देखा जाए चाओ फ्राई के बारे में तो याद रखिएगा, इसकी जो राजधानी, थाईलैंड की राजधानी क्या होती है, कैपिटल जो होता है इसका, कैपिटल जो होता है वो बैंकॉक होता है।
बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक जो है वह इसी नदी के किनारे क्या है, स्थित है। तो डायरेक्ट अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा बैंकॉक जो है वो आपके चाओ फ्राई रिवर नदी के किनारे स्थित है। तो बैंकॉक वाला भी पोर्शन हम लोगों ने आपको करा दिया, जो बहुत ज्यादा क्या था, इंपॉर्टेंट था। ये सारे छोटे छोटे एग्जाम्स में आपको पूछे गए हैं जो बहुत यूजफुल है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत यूजफुल है आपके लिए। चलिए, उसके बाद अगला नदी का नाम आता है जिसका नाम होता है साल्विन नदी कहा जाता है। क्या है, साल्विन नदी। साल्विन नदी म्यांमार में बहती है, कुछ इस क्षेत्र से निकलती है और चाइना और म्यांमार के बीच सीमा बनाते हुए ये नदी ऐसे आते हुए ये नदी यहाँ पर ऐसे गिर जाती है, ठीक है, ये नदी गिर जाती है। तो सबसे पहली बात को जानना पड़ेगा कि ये जो क्षेत्र है, सबसे पहली बात तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो जिसको रेड कलर से मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसको कहते क्या है, इस क्षेत्र को कौन सी खाड़ी कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही बनेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिवर को दिखा दिया ऐसे। सबसे पहली बात याद रखिएगा, अगर आप जानना चाहते हो कि इसे क्या कहते हैं, तो यार इसे एक बात याद रखना, मैं बता देता हूँ उसको, डैश 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 करके इसको मर्तबान की खाड़ी कहा जाता है। मर्तबान की खाड़ी, मर्तबान की खाड़ी कहा जाता है। और दूसरी बात, किस सागर से स्थित है, किस सागर में है ये, तो अंडमान सागर में है। कहां पर है भैया, अंडमान सागर से क्या करता है, ये बिलोंग करता है, ठीक है, अंडमान सागर से क्या करता है, बिलोंग करता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, अंडमान सागर से ये बिलोंग करता है, मर्तबान की खाड़ी। और हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं साल्विन नदी के बारे में। तो ये रिवर कौन सी हो जाएगी हमारी, साल्विन नदी हो जाएगी। ये नदी कौन सी हो जाएगी, साल्विन नदी, साल्विन नदी हो जाएगी। क्या क्या इंपॉर्टेंस है देख लेते हैं, क्या क्या इसकी महत्वपूर्ण बातें वो यहीं पर देख लेंगे। ज्यादा इन सब नदियों को डायरेक्ट पूछा गया है, अब जाकर एग्जाम में देख लेना, कुछ इससे ज्यादा इससे पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो ये हो गया साल्विन रिवर के बारे में। अब साल्विन रिवर के बारे में दो ही चीजों के बारे में जानना है। एक तो सबसे पहली बात कि नदी निकलती कहां से, तो सब तिब्बत की पठार से। जितनी, सिर्फ अगर सिकियांग नदी और रेड नदी और चाओ फ्राई नदी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी नदी हमने बताई वो सब नदियां कहां से निकलती हैं, तिब्बत प्लेट्यू से होकर निकलती है। तो यहाँ पर दो बातें याद रखना होगा कि यह नदी चाइना म्यांमार के बीच सीमा, पहला पॉइंट चाइना, चाइना म्यांमार के बीच सीमा, म्यांमार के बीच सीमा, काम खत्म, यानी सीमा बनाती है। दूसरी बात है क्या होगा, म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी, म्यांमार की क्या है, सबसे लंबी नदी कहलाती है, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। ये आप पॉइंट्स क्या करिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। दो बातें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा दी, ठीक है। क्या है, चाइना की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे लंबी नदी के रूप में क्या की जानी जाती है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर हो गया आपको गाइस, बहुत बढ़िया। वहीं एक रिवर और आती है जिसका नाम इरावती नदी है, वो इस क्षेत्र से आती है, इधर से आती है। और इरावती रिवर भी आकर कहां गिरती है, मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है, मर्तबान की खाड़ी में, पर ये डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो इस नदी का नाम क्या होता है, इरावती नदी, इरावती, इरावती नदी। कौन सी नदी, म्यांमार की दो मुख्य नदियां हैं, एक साल्विन नदी हो जाएगी और एक इरावती नदी हो जाएगी। जितना चीजों को समझना है उतना ही हम लोग समझेंगे, उससे ज्यादा दिया भी नहीं है किसी किताबों में, आपको मिलेगा इससे ज्यादा जानने के लिए कि सर आपने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। ये भी एक म्यांमार की क्या है, महत्वपूर्ण नदी है जो आपकी मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। बात बात याद रखिएगा, यह मर्तबान की खाड़ी में ये भी गिरती है, यानी इरावती और साल्विन दोनों मर्तबान की खाड़ी में निकलती हैं और दोनों म्यांमार की मुख्य नदियां हैं। तो लिख लीजिएगा, अगर लिखना होगा तो म्यांमार की नदी हेडिंग करके लिख लीजिएगा, साल्विन वह इरावती नदी। लिखना हो तो लिख लीजिए, बोल दे रहा हूं, साल्विन वह इरावती नदी म्यांमार की प्रमुख नदियां हैं जो दोनों अंडमान सागर के, जो दोनों अंडमान सागर के, जो दोनों अंडमान सागर के, जो दोनों अंडमान सागर के मर्तबान की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। आगे लिख लीजिएगा, म्यांमार की सबसे लंबी नदी साल्विन नदी। अच्छा, इस इरावती नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो डेल्टाई क्षेत्र है, इसका जो डेल्टाई क्षेत्र है याद रखिएगा, वो चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है, चावल का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध। उसे इसके म्यांमार का क्या कहते हैं, म्यांमार में से
इसके डेल्टाई क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, याद रखिएगा कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? म्यांमार में चावल का कटोरा किस नदी के डेल्टाई क्षेत्र को कहा जाता है? तो इरावती नदी को कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इतने रिवर को मैंने पढ़ा दिया आपको, और बस 2 रिवर और बाकी है बेटा, उसके बाद खत्म हो जाएगा आप लोग की कहानी। इससे आप लोग निपटारा कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं आप लोगों को लगता होगा कि सब लापरवाही कर देते हैं, क्लास नहीं लेते हैं। जब इस पसीने के साथ देख रहे हैं ना, जब इस पसीने के साथ अगर आप क्लास लेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यार बंदा मेहनत करता है। यहाँ इस रूम में कुछ है भी नहीं, ना पंखा है ना एसी है, कुछ भी नहीं है, और उस कंडीशन में इतनी गर्मी में पढ़ाना, आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसका प्रेशर कितना होगा। यहाँ कंटेंट भी याद रख के पढ़ाना होता है कि यार बच्चों को कुछ छूटे नहीं, ऊपर से गर्मी होता है, उससे इरिटेशन होता है। आप सोच सकते हो कि इंसान क्या करता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे एसी वाला रूम मिल जाए तो मैं अच्छे से पढ़ा लूँ, मैं बढ़िया कर दूंगा, नहीं। मैं पसीने वाले में भी मैं एसी वालों से ज्यादा, जो एसी में मेहनत नहीं कर पाऊंगा, वो मैं यहाँ पर पसीने बहा कर मेहनत करूंगा, वो मुझे अच्छा लगता है करना। लेकिन तब जब आपका थोड़ा सा सपोर्ट रहे, तब किसी चीज का गलत एब्यूज यूज ना किया करिए। लोग क्या है, आप कभी एक बार अपने रूम में कहीं दो, आपके रूम में मैं बता देता हूँ, आप पढ़ते भी होंगे, लाइट उठ कट जाती होगी तो पढ़ाई छोड़ देते होंगे, अरे यार बहुत गर्मी लग रही, नहीं पढ़ना है। लेकिन मुझे यहाँ तपना पड़ता है यार, मुझे यहाँ इसी रूम में पढ़ना पड़ता है, यहीं पर मुझे क्लास लेनी पड़ती है। कितनी टफ होता है इस चीज को करना, आपको नहीं पता। पढ़ाने से पहले बहुत मौसम अच्छा रहता, ठंडे का मौसम रहता, पढ़ो, स्वेटर डालो, पहन लो, लेकिन इतनी गर्मी है ना कि एक बार मेंटली प्रेशर में आना, एक बार मेंटेन होना पड़ता है उस गर्मी को फेस करने के लिए। उस पसीना चूकर इरिटेट करता है बॉडी के अंदर जाकर, उससे लड़ने के लिए यहाँ से मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। तब जाके आदमी क्या करता है, आपके सामने क्लास लेकर भेज पाता है। समझ में आया? याद रखिएगा। थोड़ी सी बस मेरे साथ समस्या ये है कि मैं थोड़ा सा इसको डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम इस समय चल रहा है लॉकडाउन में। पर एक दिन आएगा इसी इंस्पायर्ड बोर्ड के साथ, आप सब लोग देखेंगे कि हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड होगा, सारी सुविधाएं होंगी। मैं भी इसको लेकर आगे चलूंगा, ऐसी बात नहीं है, पर मैं आपको चाहूंगा कि आपका सपोर्ट, पूरा का पूरा सपोर्ट मिले। और एक खास बात और बताने वाला हूँ, सुन लीजिए। ये खास बात है कि मैंने जापान वाला टॉपिक आप लोगों को भेजा था, आप लोगों ने जापान का टॉपिक पढ़ा हुआ है। ठीक, जापान का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया है। याद रखिएगा, इस जापान के टॉपिक का मैं आप लोगों को नोट्स भेज रहा हूँ पीडीएफ में नोट्स भेज रहा हूँ, और साथ ही साथ इसका मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक भेज रहा हूँ। ठीक है, नोट्स इतना जबरदस्त तरीके से बना है कि शायद आप इससे पहले इस तरह के नोट्स आपने कभी देखे नहीं होंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। जी बिल्कुल, इससे पहले आप जापान का नोट्स ऐसे नहीं देखे होंगे, ये पहली बात है। ठीक है, इस संडे को याद रखिएगा, इस संडे को मैं बता दूं, इस संडे को आपका नॉर्थ अमेरिका का टेस्ट होगा। मैं बोल रहा हूं पहले होगा तो होगा, मतलब नॉर्थ अमेरिका का टेस्ट होगा। दरअसल पूरे 100 नहीं 120 क्वेश्चन है, तो मैं इसको 2 पार्ट में ले लूंगा। 60 क्वेश्चन एक बार में ले लूंगा और 60 क्वेश्चन एक बार में ले लूंगा। ठीक है, तो इस संडे आप लोगों का नॉर्थ अमेरिका का टेस्ट होगा, तो उसके लिए भले पहली बात तो प्रिपेयर हो जाइएगा, बहुत अच्छे से एकदम दिमाग फिट कर लीजिएगा। वो भी मैप के अकॉर्डिंग मैं दूंगा सारी चीजें करने के लिए। पर ये चाहता हूं कि जो भी आपको पीडीएफ मिले, जो ऐसे में पीडीएफ, तो मेरी क्लास नोट्स अभी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता आप शेयर करोगे, मुझे पता है। अगर आपको मैं जापान का दे दिया, श्रीलंका का दे दिया, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे पेगांग घाटी, भारत चाइना विवाद पर एक अच्छा नोट्स बनाने वाला हूँ, भारत चाइना विवाद पर एक अच्छा नोट्स बनाने वाला हूँ। ठीक है, चाबहार बंदरगाह ईरान वाला जिससे भारत को निकाला गया है, उस पर एक नोट्स बनाने वाला हूँ। इन सबको बहुत बेहतरीन तरीके से एक नोट्स तैयार कर रहा हूँ करंट अफेयर के और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन सबको मैं चाहता हूँ कि उन सब चीजों को आप अपने व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, जो भी आपके पास सुविधाएं हों, आप उनको शेयर करिए ताकि लोग जुड़ पाए हमसे, लोग जुड़ पाए। और अगर मैं और लोगों को ये बात, अगर आप चाहते हैं कि मेरी भी, मैं आपसे थोड़ा सा हेल्प इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास मजबूरी है कि मैं पब्लिकली आकर नहीं उतर के कह सकता, क्योंकि मैं कहीं और भी एम्प्लॉय हूँ, कहीं पर मैं कहीं और भी पढ़ाता हूँ, तो ये चीजें नहीं उन लोगों को पसंद है। तो पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट रहे, आपके इर्द गिर्द जितने दोस्त यार हैं, या आप लोग अगर थोड़ा सा हेल्प करोगे तो मैं पूरी कोशिश आपके साथ करके रहूंगा जबरदस्त तरीके से। ठीक है, बस और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। चलिए, दो नदी और हम लोग को पढ़ना है बहुत जबरदस्त तरीके से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिवर हम लोग का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नदी कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया है। चलिए देखते हैं क्या है इसकी कहानी के बारे में। सबसे पहले इस नदी का नाम है सियरा दरिया और आबू दरिया। क्या कहा जाता है इस नदी का जो नाम है,
इस नदी का नाम है सियरा दरिया और आमू दरिया। इस नदी का नाम क्या है? सियरा, सियरा दरिया वह आमू दरिया, आमू दरिया नदी। ये दो नदियां हैं, एक है सियरा दरिया नदी, सियरा दरिया नदी, और एक है आमू दरिया नदी। ये दो तरह की नदियां हैं और दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो नदी है, इन दोनों नदी का अगर आप देखोगे, इनका माउथ देखोगे। अच्छा, ये दो नदियां ये निकलती कहां से है? सबसे पहली बात मैं बहुत स्टाइल से बता रहा हूं इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है। इसका अगर ओरिजिन अगर आप देखोगे तो इसका ओरिजिन जो होता है वो पामीर पठार से होता है। कहां से होता है गाइस? पामीर पठार से इनका उद्गम होता है। पहली बात याद रखिए, पामीर, ठीक है, कहां से होता है भैया? पामीर पठार से इनका उद्गम होता है। लेकिन जो इनका मुहाना होता है ना गाइस, मुहाना, वो मुहाना इनका जो होता है वो क्या होता है? अरब सागर में होता है। अरब सागर में क्या होता है? इनका मुहाना होता है, ठीक है। यानी यह एक ऐसी नदी है, एशिया की दो ऐसी नदियां हैं जो अपना जल पूर्ण रूप से ले जाकर किसी सागर, किसी महासागर या किसी खाड़ी में नहीं गिराती है, बल्कि यह देश के अंदर से ही निकलती हैं और देश के अंदर ही जाकर किसी छोटे मोटे सागर या झील में जाकर गिर जाती हैं। तो इनको एशिया का आंतरिक प्रवाह की नदी कहा जाता है, ठीक है, या अंतः जल प्रवाह नदी के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर एक पॉइंट हम लोग लिख लेंगे कि एशिया की जो है, लिख लेंगे कि एशिया की, लिख लीजिएगा आप भी, ये दोनों नदियां, ये दोनों नदियां, ये दोनों नदियां, ये दोनों नदियां एशिया की आंतरिक प्रवाह, एशिया की आंतरिक प्रवाह, एशिया की आंतरिक प्रवाह की नदी है, की नदी है। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट एक बनेगा कि सर ये किनका फ्लो, इसका फ्लो किन किन देशों में है, और सर इनका फ्लो किन किन देशों में, क्यों गाइस? ये भी आप जानना चाहेंगे, सर इनका फ्लो किन किन देशों में है और इनका फ्लो किन किन देशों में। चलिए बता देते हैं। अगर सियरा दरिया का देखा जाए तो कजाकिस्तान में आता है। सियरा दरिया देखा जाए तो ये होता है कजाकिस्तान में होता है, ठीक है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बाद होता है उज्बेकिस्तान होता है, तो यहां लिख लेंगे उज्बेकिस्तान, लिख लेंगे। आप लोग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना यहाँ पे? नहीं दिख रहा है क्या? चलिए इधर मैं कैमरा थोड़ा सा कर देता हूँ, फिर आपको दिखा दूंगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो उस मैप का है पूरा ले लीजिए, फिर मैं कैमरे को सेट कर देता हूँ अच्छे से। चलिए अब मैं यहाँ कर दिया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान हो गया, उसके बाद ताजिकिस्तान हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या हो गया? ताजिकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो जाता है, ठीक है। और ताजिकिस्तान के बाद होता है हो जाता है जो किर्गिस्तान हो जाता है। क्या होता है भैया? किर्गिस्तान हो जाता है, ठीक है, वो ध्यान समझिएगा, क्या होता है? किर्गिस्तान हो जाता है, किर्गिस्तान हो जाता है। यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, इन नदियों में ये नदी क्या करती है? फ्लो करती है। ये बात आप क्या करिएगा? याद रखिएगा। वहीं इस नदी की बात की जाए तो ये नदी बहती है उज्बेकिस्तान में, ये नदी बह जाती है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के बाद ये नदी बहती है तुर्कमेनिस्तान में, ये नदी बहती है तुर्कमेनिस्तान में। उसके बाद अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में ये नदी बहती है। और अफगानिस्तान के बाद क्या होता है? ताजिकिस्तान में, ठीक है, ताजिकिस्तान में ये नदी क्या करती है? बहती है। याद रखिएगा, इस सेक्टर में ये दोनों की दोनों नदियां क्या करती हैं? बहती हैं। अब मैं आपको लोकेशंस दिखा देता हूं। दर्शन यहीं पर आपका आता है पामीर प्लेट्यू आता है, ये पूरा का पूरा पामीर क्षेत्र है। आप सबको पता होगा ये दोनों का दोनों क्या है? पामीर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये नदी कुछ इस तरीके से निकलकर ऐसे बहते हुए जाकर यहाँ गिर जाती है, और एक नदी जो है कुछ यहाँ से बहते हुए ऐसे बहते हुए यूं बहते हुए जाकर गिर जाती है। इस नदी का नाम होता है सियरा दरिया। ऊपर वाले नदी का नाम होता है सियरा दरिया, सियरा दरिया। और नीचे वाली नदी का नाम क्या होता है? आमू दरिया, आमू दरिया नदी। यही दोनों नदियां होती हैं। इन दोनों नदियों का फ्लो कॉपी पर बना लीजिएगा, ठीक
ठीक है, सियरा नदी, सियरा दरिया और ये होता है आबू दरिया। बात एकदम क्लियर हो गई। ये आपकी पूरी की पूरी एशिया की कहानी खत्म हो गई। अब हम जब कल पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग कॉन्टिनेंट के बारे में, कॉन्टिनेंट करें, कल हम लोग जल संधियां पूछी जाती हैं और कुछ सागरों का क्रम पूछा जाता है, वो हम सेगमेंट करा देंगे, स्टेट करा देंगे। उसके बाद 2 लेक्चर बस बचेगा जिसमें मुझे श्रीलंका और लंका तो पढ़ा ही दिया है यार, तब तो पढ़ा दिया, कुछ बचा नहीं है तो ठीक है। एक श्रीलंका भी पढ़ा दिया मैंने आपको, म्यांमार का भी लेक्चर हमने पढ़ा दिया है, और उसके बाद हमने ये पढ़ा दिया, क्या करा था, इंडोनेशिया का भी लेक्चर पढ़ा दिया है, जापान का लेक्चर पढ़ा दिया। ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बस 1 या 2 लेक्चर में आपकी ये कहानी समाप्त हो जाएगी यहाँ से। और इसके जो आर्थिक परिदृश्य वाले सेगमेंट होंगे वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो बस क्लास कैसी लगी, थोड़ा सा फीडबैक भेजा करो, सुस्ती मतलब माटी मत हो जाया करो, माटी मतलब कि एकदम निष्क्रिय मत हो जाया करो। आप लेक्चर का देखने के बाद भेजा करो कि रिस्पांस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद आप सभी को।